नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भारतीय संविधान की जो श्रृंखला चल रही है वह आपको वीडियो मिलती रहेगी चैप्टर वाइज। उसी क्रम में हम एक विषय की और शुरुआत कर रहे हैं जो है हमारा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के एक सामान्य परिचय को हम आज जानेंगे कि भारत का भूगोल विश्व के भौगोलिक परिदृश्य के सामने किस प्रकार से अपने निर्माण को बनाया और किन किन चीज़ों के निर्माण के द्वारा इसका निर्माण हुआ, और विश्व के मानचित्र पर इसकी स्थिति कहाँ पर है, और भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे संबंधित एक सामान्य परिचय जानेंगे जो आपको भारत के भूगोल को समझने में एक बेसिक फंडामेंटल क्रिएट करेगी और आधारभूत के रूप में वह काम करेगा। आइए देखते हैं आज का भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को समझने से पहले आइए जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय भौगोलिक स्थलाकृति का निर्माण होता है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। यह पूर्व की स्थिति जानेंगे हम, और यहां पर हम वर्तमान स्थिति जानेंगे। पूर्व की स्थिति में देखा जाता है, एक छोटी सी समझ हम आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं कि कैसे भारत का निर्माण हुआ विश्व के महाद्वीपों के साथ उसकी वर्तमान स्थिति। प्रारंभ में यह देखा जाता है कि जो विश्व के 7 महाद्वीप हैं वह कभी एक हुआ करते थे। वह यह स्थिति थी और ऊपरी हिस्से को पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया, और निचला हिस्सा जो था वह इसके अंदर का वह था पैंथालासा। माना जाता है कि पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ऊपरी भाग जो क्रस्ट था उसके बाद जो मेंटल आता है, मेंटल का ऊपरी मेंटल हिस्सा जो है वह अर्ध तरल अवस्था में विद्यमान है और जो यह पैंथालासा का रूप धारण किया हुआ है, और इसी पैंथालासा पर यह पैंजिया निर्बाध रूप से तैर रहा है। इसके तैरने की प्रक्रिया आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी द्रव पदार्थ में जो तरंग चलती है वह संवहनीय तरंग होती है। जैसे किसी पार्ट में आप किसी पानी को गर्म करते हैं, मान लीजिए किसी बर्तन में आप किसी पानी को गर्म करते हैं, नीचे आग लगाएंगे और यह पानी गर्म होगा, तो जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा नीचे वाला हिस्सा यह ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ऊपर आके ठंडा होगा और फिर यह गर्म होने के लिए नीचे जाएगा। यह प्रक्रिया लगातार इसमें चलती रहती है जिसे आप बुलबुले के आकार में देखते हैं। इस तरीके से एक चक्रीय व्यवस्था चलती रहती है जिसे संवहनीय तरंग कहते हैं। संवहनीय तरंग, यह संवहनीय तरंग पृथ्वी के धरातल के अंदर चल रही है। इसी संवहनीय तरंग का कॉन्सेप्ट जो दिया था, 2 विद्वान आए। पहले विद्वान का नाम था हैरी हेस। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। दूसरे विद्वान थे वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने बताया या तो प्लेटों का स्थानांतरण हुआ है, या महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, या तो जलवायु परिवर्तन हुआ है। इस कॉन्सेप्ट पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी और हैरी हेस महोदय ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। उनका यह मानना था कि पृथ्वी के अंदर जो ये संवहनीय तरंगें चल रही हैं, यह तरंगें इसके ऊपरी हिस्से को विभिन्न भागों में संचरित करती हैं, संचरण करती हैं, और यह 3 रूपों में होता है। यह तो आमने सामने होगा, या एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, या तो एक दूसरे के समानांतर यह संचरण करेंगी। जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो उसे हम अभिसारी कहेंगे, दूर जाएंगी तो अपसारी कहेंगे, और जब एक दूसरे के समानांतर चलेंगी तो इसे हम समानांतर
या संरक्षी संचरण कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्होंने बताया कि इसका संचरण इन तीन अभिसारी, अपसारी तथा संरक्षी गतियों के अकॉर्डिंग इसका विभाजन हुआ और वर्तमान में 20 छोटी प्लेटें तथा 7 बड़ी प्लेटों के रूप में संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का विभाजन हो जाता है, जो आज हम अपने वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यह है आपका दक्षिण अमेरिका और यह पार्ट है आपका उत्तरी अमेरिका और यह अफ्रीका और यह हमारा महान देश भारत। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यह अंटार्कटिका। इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप इन विद्वानों के सिद्धांत के अनुसार अभिसारी, अपसारी तथा संरक्षी गतियों के बाद यह रूप मिलता है हमें देखने को विश्व का। यह रूप मिलता है, इसमें हम भारत की स्थिति को देखते हैं। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर माना यह जाता है कि यह जो पार्ट था वह कभी मेडागास्कर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्लेटों के संचरण के कारण इसका स्थानांतरण उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ से प्रवाहित होकर के यहाँ पर आगे विद्यमान हो जाता है, जो वर्तमान में भारतीय प्रायद्वीप या भारतीय क्षेत्र के नाम से हम उसे जानते हैं और इसकी भौगोलिक स्थिति यह है। और इधर से यह माना जाता है एक प्लेट है, वह है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि यह जो मेडागास्कर है, इससे यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो वर्तमान में यहाँ विद्यमान है वह कभी इससे संलग्न था और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के पश्चात यह स्थानांतरित होता हुआ अपने इस स्थान पर इस स्वरूप को प्रदान करता है। और यह माना जाता है कि जो यह हिस्सा है जहाँ पर वर्तमान में हिमालय है, वहाँ पर कभी टैथिस भूसन्नति हुआ करती थी। टैथिस भू सन्नति हुआ करती थी या टैथिस सागर भी लिखा मिलता है। जो भूसन्नतियां होती हैं वह क्या होती हैं? वह भूसन्नतियां जो होती हैं वह लंबे, सकरे, छिछले जलमग्न क्षेत्र को कहते हैं, जिसमें लगातार अवसादीकरण होता रहता है, परंतु उसकी मोटाई में वृद्धि मतलब ऊंचाई में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि गहराई में लगातार गाद या अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। तो यह स्थान यहाँ पर जो टैथिस भूसन्नति थी यह विद्यमान थी। इस प्लेट के संचरण उत्तर पूर्व दिशा में होने के कारण तथा यूरेशियन प्लेट का संचरण भारत की तरफ होने के बाद, टैथिस भूसन्नति की तरफ होने के बाद यह जो भूसन्नति थी वह बीच में आती है और दोनों प्लेटों के इस संचरण से, अभिसारी संचरण से इस गाद का निर्माण होता है, ऊपर की तरफ उठता हुआ प्रतीत होता है। और जो वर्तमान में यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है उसका निर्माण यह कर देता है। अब इस तरह से भारत का निर्माण जो मेडागास्कर से निकल करके यहाँ तक हुआ है वह इन रूपों में हुआ है और यह प्रक्रिया है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर हिस्से को हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं तथा 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका
यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप यह अंगारा लैंड के अंग हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि कैसे पृथ्वी के धरातल के अंदर संवहनीय तरंग चलती है, यह संचरण उत्पन्न करती है। यह दो विद्वान के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका विस्थापन हुआ, वर्तमान में यह स्वरूप प्राप्त हुआ। भारत की स्थिति इन स्वरूप को धारण करते हुए वर्तमान अपने स्वरूप को इस परिप्रेक्ष्य में दर्शाती है। आइए देखते हैं भारत को कि आज वर्तमान में भारत की आकृति कैसी है और उसमें कुछ प्रमुख बातें। फिर निर्माण होता है भारत का। यह भारतीय भूभाग है और यह है ग्लोब आपका। आइए समझते हैं इससे इसका क्या संबंध है। यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो उत्तर से पूर्व ये रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींचे जाने वाली रेखाओं को यह एक काल्पनिक रेखा होती हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखा की संज्ञा देते हैं। जो कहाँ से कहाँ खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाओं की संज्ञा देते हैं। तथा इसी धरातल पर उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाओं की संज्ञा देते हैं। यह रेखाएं काल्पनिक हैं, मतलब कि वास्तव में यह पृथ्वी के धरातल पर ना होकर के सुविधा के लिए इस रेखाओं को खींचते हैं कि किसी देश की स्थिति व विस्तार अगर हमें जानना है तो हम इन्हीं रेखाओं की स्थिति के आधार पर यह जान लेंगे कि किस बिंदु पर कौन सा देश स्थित है। उदाहरण में हम अभी आपको भारत की स्थिति को इन अक्षांश विवरण करके बताएंगे कि भारत की स्थिति इन अक्षांश रेखाओं पर कैसे विद्यमान है। यह है 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। यह है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये आप जान लीजिए, यह सूर्य है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, पृथ्वी वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य के सापेक्ष। इसलिए सूर्य का प्रकाश यह स्थिर है और यह भ्रमण कर रही है सूर्य के चारों तरफ। तो यह जो झुकी हुई है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। तो इसके उत्तर में 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणायन को हम मकर रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, यह सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की झुकी होने के कारण खींचा गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ ही जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ही इतना है। सवाल यह है कि 23.5 डिग्री उत्तरायण और 23.5 डिग्री दक्षिणायन और विषुवत रेखा पर कब सूर्य का प्रकाश लंबवत चमकेगा? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तथा 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। विषुवत रेखा पर 2 बार पहुंचेंगी, क्योंकि गोल होने के कारण जब वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेगी तो 2 बार 0 डिग्री को प्राप्त करेगी और एक बार कर्क व मकर रेखा को प्राप्त करेगी।
इस हिसाब से हम भारत की स्थिति देखते हैं। जैसे 23.5 हो गया, फिर ये 30, 45, 55, 75, 85, 80, फिर 40, 65, 85, 90, इस तरह से इतनी रेखाएं खींची हुई हैं ऊपर, जीरो के ऊपर एक से, तो 90 ये, 90 नीचे एक, 90 90 180 प्लस 1 181 रेखाएं जो हैं वह अक्षांश रेखाएं हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं के आधार पर भी हम किसी भी देश की स्थिति व विस्तार का को जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक यह देश है। कोई भी जहाज होती है, जल का हो या वायु का हो, उसे कहाँ लैंड करना है, किस दिशा में जाना है, उसका निर्धारण इन्हीं अक्षांश व देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग होता है। वह एक जाल होता है जिसके आधार पर विभिन्न देशों की स्थिति व विस्तार का हम पता लगाते हैं। जैसे आइए देखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 बीच में क्या है, ये आपकी विषुवत रेखा। आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिका। भारत की स्थिति देखिए, 0 डिग्री से ऊपर है ये, और 23 भी इसी में पड़ रहा है, और ये लगभग 36-37 के आसपास जाएगा। तो हम देखते हैं जो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, इसके 0 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से को हम पूरे को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 के नीचे वाले हिस्से को, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध। भारत की स्थिति कहाँ है, यह देखिए आप, उत्तरी गोलार्ध में है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से। अब पश्चिम में तो है ये, लेकिन यह किस में है, और यह जो है इसकी ये जो रेखा है, या जो विश्व का समय मानक जोन है, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है, इसके इस वाले हिस्से को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाले हिस्से को हम, इस 0 की रेखा के इधर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति क्या है, पूरा भारत, ये देखिए, ये भारत यहां पर है। तो कहां पर है, यह पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में। तो हम क्या कहेंगे, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध, और 68 अंश 7 मिनट पूर्व से, यहां से देखेंगे इस रेखा से, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। यह जो पॉइंट है, सबसे उत्तरायण पॉइंट है, उसे हम इंदिरा काल कहते हैं। नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे गुहा, मौताया सागर, मौता कहते हैं, कच्छ जिले में है, और ये किबिथु। यह होता है भारत की स्थिति और विस्तार विश्व के परिप्रेक्ष्य में, कि यह अगर ग्लोब है, इस ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर है। तो भारत की स्थिति जो निकल के आती है वो यहाँ पे आप देखेंगे, और इन्हीं अक्षांश व देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि भारत की स्थिति 8 अंश 4 मिनट 37 अंश 6 मिनट 68 अंश 7 मिनट 97.25 पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। भारत के इन पार्टों में क्या स्थित है, तो आप देखें, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां पर क्या है, पाकिस्तान, यहां पर
अफगानिस्तान, ये पार्ट चीन, ये नेपाल, यहाँ पर भूटान, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश, जिसे कभी पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और यह आपका श्रीलंका, और यह समस्त एरिया हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो भारत की स्थिति कैसे हुई, उसकी वह उत्पन्न कैसे हुआ, टैथिस सागर को कैसे उसने खत्म किया या टैथिस भूसन्नति को, वर्तमान में इस पार्ट में जो यहाँ है, यहाँ पर कभी टैथिस सागर हुआ करता था, अब यहाँ पर महान, मध्यम, शिवालिक की पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो आज भी नवीन बलित पर्वत हैं और लगातार इसका उत्थान आज भी जारी है। प्रतिवर्ष लगभग 2 सेंटीमीटर की रेट से दर से यह उत्थान अभी भी जारी है। 2015-16 में आप देखे होंगे स्वयं कि भूकंप आया था, जो यह प्रतीत होता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है, ये प्लेट और ये इधर से जो आती है यूरेशियन प्लेट, यहीं पर दोनों का टकराव हो रहा है और हिमालय का उत्थान हो रहा है। दोनों प्लेटें आपसी अभिसरण के कारण हिमालय का निर्माण कर गई, टैथिस भूसन्नति को खत्म करके। यह हो गया भारत के एक सामान्य परिचय के तौर पर उसकी जानकारी। अब भारत का यह क्षेत्र है। अब इसमें जो कर्क रेखा जाती है, आइए देखते हैं कि कर्क रेखा अगर भारत से होकर के गुजर रही है, ये तो जाहिर सी बात है कि देशांतर रेखा भी होकर के गुजर रही होगी। यह कर्क रेखा जो है वह अक्षांश रेखा है, कोई देशांतर रेखा एक नहीं बहुत है। यहां से देखिए आप, जो 68 डिग्री 7 मिनट है और 97.25 के मध्य ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, वह क्या है, वह सारी रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं ही हैं। और इन देशांतर रेखाओं से विश्व के समय का निर्धारण होता है। वैसे ही भारत के समय का निर्धारण उसकी याम्योत्तर रेखा या देशांतर रेखा 82.5 डिग्री को हम मानते हैं भारत का समय मानक जोन। कितना? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा या याम्योत्तर रेखा को मानते हैं। और भारत की जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री या देशांतर रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आइए देखते हैं ये 8 राज्य कौन से हैं और यह 5 राज्य कौन से हैं और दोनों का मिलन बिंदु। अब यह समझिए कि आपने देखा भारत की स्थिति व विस्तार, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य हैं जहां से भारत का समय मानक जोन होकर के गुजरता है तथा कर्क रेखा पर अवस्थित 8 राज्य आप देख लीजिए। सबसे पहले तो बताएं, गुजरात, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 राज्य हैं जहां से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर के गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। सवाल यह है अगला कि ये याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री है, भारत का समय मानक जोन है, या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, वह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या कर्क रेखा को
किस स्थान पर विभाजित करती है? यकीन मान लीजिए यह प्रश्न वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध किसी भी पुस्तक में, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, जहां तक लगभग मेरी जानकारी है। यह दोनों का कटान बिंदु है, वह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में, सूरजपुर जिले में यह यामी-उत्तर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को इस स्थान पर विभाजित करती हैं। इतनी चीजें समझ में आई। अब पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं? जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अफगानिस्तान से कौन कौन से हैं? तो लद्दाख हो गया, फिर चीन से लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया। तो इस तरह से जितने भी पड़ोसी देश हैं और हमारे पड़ोसी देश से हमारे भारत राज्य की जो सीमाएं स्पर्श करती हैं उनकी चर्चा, तटवर्ती राज्यों की संख्या, अन्य विशेषताएं, इसकी जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 3214 2933 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में विस्तृत यह भारत है, इसके विषय में अध्यायवार प्रत्येक चैप्टर, एक एक चैप्टर को लेकर के हम विश्लेषण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उससे संबंधित बिंदुओं की चर्चा करेंगे। और जो ये समय मानक जोन है, आप इसे लाइन में समझ लें, जो भारत का ये समय जो मानक जोन है, जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, दो देशाओं में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अब सवाल यह है कि भारत की समय मानक जोन कितने डिग्री पर है? जैसे 0 डिग्री से, यहाँ से जो ग्रीनविच है, जो विश्व के समय यहीं से 0:12 बजता है, 0 से शुरुआत होती है, ये यहाँ पर अवस्थित है। जितने भी आप एक पार किए 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, इस तरह से होता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में, मतलब 82.5 देशांतर रेखा, 82.5 रेखा, 82 रेखा और एक आधी रेखा पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप ऐसे देखें, 82 डिग्री चलना है और 1 डिग्री में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो कितना आ गया? 330। 330 क्या आ गया? मिनट आ गया। 330 मिनट है, इसे हम घंटे में बदलेंगे तो यह आ गया 5.5, 5.5 घंटे। मतलब यह भारत का समय मानक जोन 82.5 डिग्री देशा यानी उत्तर रेखा ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे या 330 मिनट आगे है। तो इस तरह से हम एक एक अध्याय को पकड़ेंगे और उसके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। आप अपना यकीन बनाए रखें, जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं, इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, पीसीएस का हो, चाहे जो एग्जाम हो, आप वहां पर जाएं और हमारी पढ़ाए हुए अध्याय से आप देखें। अगर एक भी प्रश्न आपको व्हाइट बोर्ड से नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा। हमने विस्तृत आपके लिए एक व्याख्या तैयार किया हुआ है और उम्मीद है कि हम आपको बेहतर से बेहतर दिन प्रतिदिन और बेहतर आपकी अध्ययन श्रृंखला को बनाते जाएंगे और आपको एक बेहतर प्रतियोगी बनाएंगे। क्योंकि जो रनिंग का घोड़ा होता है, दौड़ का जो घोड़ा होता है, वह काबिल नहीं होता है, जो राइडर होता है। राइडर अगर काबिल है तो वह राइडर जिसकी सवारी करता है घोड़े की, वही घोड़ा जीतता है। ऐसे तो बहुत सारे घोड़े हैं। तो चालक बढ़िया होना चाहिए, आपका नेतृत्व करने वाला बढ़िया होना चाहिए, ये चीजें हैं। तो पढ़ाई के लिए दृढ़ संकल्प रहिए, अपना एक लक्ष्य पूरा करिए और अपने दिन का भी एक लक्ष्य बनाइए, उसे दिन भर में कैसे भी करके अचीव करिए। छोटा लक्ष्य बनाइए, लेकिन दिन में भी आप अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करने में अपना पूरा दिन उसके पीछे लगा दें। कैसे भी करके आपको वह अपना लक्ष्य पूरा करना है। इसी तरीके से आपका एक साल भर का लक्ष्य होगा और आसानी से आप नियमित तरीके से पढ़ाई करेंगे, लगातार एक रूटीन में, अपनी आदतों में, तभी यह आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा 2 दिन का जोश, 3 दिन का टाइम टेबल, ये चिल्ला के जोश में आकर के 10 दिन पढ़ के दिन रात, फिर
शांत हो जाना यह आपके सिलेक्शन का कोई रास्ता नहीं है। आपको नियमित लगना पड़ेगा, चाहे डेली 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन आप नियमित पढ़ें। नियमित पढ़ने से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप हवा-हवाई रहेंगे। तो आज के लिए इतना। अगली कक्षा में हम भारत के भूगोल के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। यह विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का सामान्य परिचय था। अब हम सामान्य परिचय भारत के भूगोल अगली कक्षा में लेकर के उपस्थित होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।